नमस्कार, सलाम। टीएम एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। टीएम एजुकेशन में आज से हम हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे और हिंदी साहित्य के सारे पड़ावों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको हमारे स्टडीज़ में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले अगर हिंदी को समझना है तो हिंदी के इतिहास को समझना आवश्यक है। माफ़ कीजिएगा अगर कोई इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। हिंदी का इतिहास हम जानते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे जैसे शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है जो ना तो शोर शराबा करते हैं ना कुछ, उसको शांति से समझाने की कोशिश करते हैं। और यही मेरा लक्ष्य है, टीएम एजुकेशन का लक्ष्य है कि सारे जो रीजनल लैंग्वेज है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, हिंदी और गुजराती। चले तो आज हम हिंदी के इतिहास के बारे में समझेंगे और उसको अपने स्टडीज़ में कैसे उपयोग में ला सकते हैं जो हमें आगे चलकर भी काम आ सकती है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें आगे जाकर सरकारी एग्ज़ाम्स में काम आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य क्या है, कैसे हिंदी हम तक पहुंची है, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती है। तो हिंदी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती। हिंदी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की, यानी कि उसकी जो शुरुआत है वो प्रांत में शुरुआत हुई थी, यानी कि भारत के कुछ प्रांत में शुरुआत हुई होगी। उसका जो स्थल है वो अभी सांकेतिक नहीं है, यानी कि बताया नहीं जा सकता कहाँ से शुरुआत हुई, पर भारत से ही हुई और लोक भाषा में ही हुई, और वो भी लोक भाषा की कविताओं के माध्यम से हुई। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कह सकते हैं कि हिंदी की शुरुआत लोक भाषा की कविता के माध्यम से हुई। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश से मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, जैसे गद्य, पद्य और चंपू। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इस विषय में विवाद है, लेकिन ज्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य रचना मानते हैं। यानी कि अगर हमें विवादों से ऊपर अगर उठना है तो हम लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य रचना मानते हैं। और अगर चंपू की बात की जाए तो चंपू क्या है, गद्य और पद्य दोनों में हो ऐसा साहित्य, उसको हम चंपू कहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो लगभग नहीं तो 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद अनेक छोटे छोटे शासित केंद्र, यानी कि शासन चलाने वाले केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्ष रत रहा करते थे, यानी कि संघर्षमय रहते, संघर्ष के बिना रहते थे।
विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। यानी जो शासित केंद्र थे वो हमेशा संघर्ष में रहते थे और विदेशी मुसलमानों से इनकी टक्कर होती रहती थी। हम जानते हैं हमारा जो इतिहास है उसमें कई सारे बाहर से भी लोग आए हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमारा मुठभेड़ होती रहती थी। तो उसी समय की बात है। तो हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं, जो क्रमवार नीचे लिखित है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। तो पहला है आदिकाल, जिसका समय है 1375 विक्रम संवत से पहले, ठीक है, 1375 से यानी कि 1375 विक्रम संवत से पहले, बिफोर 1375, ओके। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय काल क्या है? 1375 से 1700 विक्रम संवत, ठीक है, यानी कि 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद वाला जो काल है उसका नाम है ऋतिकाल, जिसका समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत है, यानी 1700 उसके बाद वाला जो काल है वो है आधुनिक काल, जिसका समय है 1850 ईस्वी के पश्चात, यानी उसके बाद 1850 ईस्वी के बाद। उसके बाद आता है नव्योत्तर काल, जिसका समय काल है 1980 से के बाद वाला समय, यानी 1980 ईस्वी के बाद, आफ्टर, ठीक है। चलिए पहला काल देखते हैं, आदिकाल। अभी आदिकाल की जो शुरुआत है, ठीक है, वो 1400 ईस्वी के पहले मानी जाती है। हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी के पूर्व का काल मानते हैं, यानी उसे पहले का मानते हैं, जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। यानी हिंदी तब आई नहीं थी। हिंदी जो भाषा है वो हिंदी भाषा बनी नहीं थी, यानी लोगों के बीच में वो आई नहीं थी, ठीक है। उसकी जस्ट शुरुआत हो रही थी, यानी कि उस हिंदी का सिर्फ जब जन्म हो रहा था। हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो विकास, इसकी जो विकास यात्रा है वो दिल्ली, कन्नौज और अजमेर के क्षेत्रों में मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था और चंदरबाई नामक उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। अभी जो चंदरबाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी हुई है, उसको हमें पढ़ना ही चाहिए। जिसने ये नहीं पढ़ा, समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो पृथ्वीराज रासो पढ़ो, बहुत ही गुड किस्म की, यानी कि बहुत ही अच्छी रचना लिखी हुई है चंदरबाई के जरिए, जो इतिहास की साक्षी करती है, इतिहास को साक्षी हमारे सामने दर्शित करवाती है। यानी पृथ्वीराज चौहान के समय का चित्र हमारे सामने ला कर रखा। उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि उसमें चंदरबाई ने पृथ्वीराज चौहान की जो जीवन गाथा है उसकी बायोपिक ही समझ लो। बायोपिक उनकी लिखी गई है पृथ्वीराज रासो में, ठीक है।
पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में सबसे बृहत रचना मानी गई है। जैसा मैंने आपको अभी कहा, बहुत ही बढ़िया लिखी गई रचना है ये। बृहत यानी सबसे श्रेष्ठ। कन्नौज का अंतिम राठौड़ शासक जयचंद था, जो संस्कृत का बहुत ही बड़ा संरक्षक था। यानी उसके बाद कन्नौज की अगर बात की जाए तो उसका अंतिम राठौड़ शासक जयचंद राठौड़, जो संस्कृत का बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और उसकी संरक्षक न करने वाला व्यक्ति था। हम बात करते हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल का जो समय है, हिंदी साहित्य में भक्ति काल 1375 विक्रमादित्य से 1700 विक्रमादित्य तक माना जाता है। ठीक है, यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। अभी जो पहला आदि काल जो था, उसमें प्रमुख रूप से राजा महाराजा थे, उनके बारे में गाथाएं लिखी जाती थी, उनके प्रदेश के बारे में लिखी जाती थी, उनके रीति रिवाजों के बारे में, यानी कि राजाओं के आसपास जो चीज़ें घटित होती थी या फिर राजा के बारे में, रानी के बारे में, सबके बारे में लिखा जाता था। पर अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में उसके बाद वाला जो काल है, उसमें सिर्फ भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं ही लिखी जाती थी। ठीक है, इस काल को समृद्ध बनाने वाले दो काव्य धाराएं हैं। यानी इसको समृद्ध यानी कि उसको परफेक्ट बनाने वाले, समृद्ध यानी कि उसको और संपन्न बनाने वाले, उसको और परफेक्ट बनाने वाली जो दो धाराएं हैं, वो है पहली निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। अभी प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को समृद्ध बनाने वाली कौन सी धाराएं हैं, तो आपको यही दो धाराएं लिखनी है। पहली है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण दोनों की मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में उसको समझा देता हूँ कि निर्गुण भक्ति धारा को आगे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास और धर्मदास आदि हैं। ठीक है, और निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा है सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, यानी इसे प्रेम भरी शाखा भी कही जाती है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मंजन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। ठीक है, इनमें दो भक्ति धाराएं बात की गई है। ठीक है, अभी भक्ति काल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। अभी जो पहली जो भक्ति धारा थी निर्गुण भक्ति धारा, उसमें भी दो प्रकार हैं। ठीक है, और दूसरा जो सगुण भक्ति धारा है उसमें भी दो प्रकार हैं। देखिए कैसे, सगुण भक्ति धारा में भी दो शाखाओं में विभक्त है, जिसमें दो विभाग होते हैं। ठीक है, दूसरी सगुण भक्ति धारा में कौन सी शाखा आएगी? रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अभी रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम हम, अगर प्रमुख कवियों का नाम हम जाने तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। ठीक है, और अगर कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि की बात की जाए तो सूरदास, नंददास, कुंभनदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज। भी हमने देखा
कि भक्ति काल में दो धाराएं हैं, ठीक है। पहली है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी है सगुण भक्ति धारा। अभी इन दोनों भक्ति धाराओं में भी दो दो धाराएं हैं, ठीक है, दो दो शाखाएं हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा में भी दो शाखाएं हैं और सगुण भक्ति धारा में भी दो शाखाएं हैं। अभी निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाओं की अगर बात करूं मैं, तो पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है। और भक्ति काल में अगर दो धाराओं की बात करूं, तो पहला है रामाश्रयी शाखा और दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। अभी ये जो भक्ति काल की जो दूसरी धारा है सगुण भक्ति धारा, उसमें जो रामाश्रयी शाखा है वो सिर्फ राम के बारे में, राम की भक्ति के बारे में लिखते थे और कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण के बारे में लिखते थे, ठीक है। और अगर पहली जो भक्ति धारा है निर्गुण भक्ति धारा, उसमें दो विभाग हैं। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा मीन्स जो ज्ञान की बातें लिखते थे, अपनी बातों में ज्ञान बांटते थे वो। और दूसरी जो धारा है उसमें ही निर्गुण भक्ति धारा में जो दूसरी है वो सूफी काव्य है, यानी कि वो किसी संत फकीर के साथ में रहकर जो लिखते थे, यानी कि संत फकीरों के बारे में लिखते थे, जो भगवान के बारे में बात करते थे, अल्लाह के बारे में बात करते थे, ठीक है। तो वो उनके बारे में लिखते थे। तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा का ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपको लिखना है। दोनों में दो भक्ति धारा है, दोनों भक्ति धाराओं में दो शाखाएं बटी हुई हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जैसे हमने देखा सूरदास, नंददास, कुंभनदास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि 4 प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। ये कवि के बारे में, यानी कि हम देखते हैं कि 4 जो प्रमुख कवि थे इन दोनों धाराओं में से, वो कौन कौन से हैं जो नीचे दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कबीरदास जो कि 1399 से 1518 तक थे, ठीक है। दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी 1477 से 1542 तक थे। सूरदास के बारे में अगर बात की जाए तो 1478 से 1580 तक थे वो। उसके बाद हैं तुलसीदास जिसका समय काल है 1532 से 1602, ठीक है। अभी आगे आते हैं रीतिकाल पर, जो कि अगला काल है। अभी यह काल की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल जो है उसका समय है 1700 से 1900 तक माना जाता है, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बंधी बंधाई परिपाटी। रीति काल में क्या हुआ था कि जो पिछले काल थे उसमें जो धाराएं बनी हुई थी बस उसको ही आगे बढ़ाया गया। जो हमें बनी बनाई, यानी कि जो आगे जो धाराएं बनी हुई थी बस उसी को लेकर वो फॉलो करते थे रीति काल में, उसी को लेकर। यानी हम अगर उदाहरण के तौर पर, यानी कि अगर एग्जाम्पल हम ले तो जैसे हमें घर में घुसकर खाना बनाना नहीं होता। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उनको खाना बनाना नहीं होता, वो उनको बनाया बनाया खाना मिल जाता है माँ के ज़रिए। माँ के हाथों से गरम गरम रोटी खाने को मिलती है, सब्जी खाने को मिलती है। तो वही जो हम चिल्ला कर कहते हैं घर में आकर कि मम्मी हमें खाना दीजिए,
तो हमें सीधे थाली परोसी जाती है बनी बनाई। वही उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि रीतिकाल में जो कवि थे उनको बना बनाया जो ढांचा था वो मिल गया उनको, तो उसी को लेकर वो आगे बढ़े, वही परिपाटी को लेकर वो आगे चलते रहे। इस काल को रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार वर्णन अलंकार प्रयोग करते हुए छंदबद्धता आदि के बंधे रास्ते की ही कविता की। जैसे मैंने बताया आपको, जो पुराना जो काल था, ठीक है, पहला जो काल था, आदिकाल जो था, ठीक है, उसमें जो श्रृंगार का वर्णन किया जाता था, ठीक है, अलंकार का जो प्रयोग किया जाता था, छंद का जो प्रयोग किया जाता था, वही ढांचे को लेकर इन कवियों ने इस काल में सारी रचनाएं की है। हालांकि धनानंद, बोधा, ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्त कवियों ने अपनी रचना के विषय मुक्त रखे। अभी जो कवियों की मैंने बात की, धनानंद, बोधा, ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्त कवियां, यानी जो इन सब परिपाटी से मुक्त थे, जिन्होंने इन सभी चीजों का उपयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी तरीके से रचनाएं लिखी, उन्होंने अपनी जो रचनाएं बनाई, उन सब बंधनों से मुक्त होकर, तो वे इन विषयों से अलग रहे, उन्होंने अपनी रचनाएं अलग तरीके से लिखी। इस काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लिख सकते हैं कि रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। और अगर पूछा जाए प्रश्न कि रीतिकाल में कौन से कवियों ने अपनी रचनाएं मुक्त तरीके से लिखी हैं, तो हम लिखेंगे धनानंद, बोधा, ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे कवियों ने अपनी रचनाएं जो है वो विषय मुक्त रखी है, ठीक है। अभी रीतिकाल के जो मुख्य प्रमुख रचनाकार थे, जिनके नाम है केशव, जिनका समय काल है 1546 से 1618 तक। दूसरे हैं बिहारी, जिनका समय काल है 1303 से 1664 तक है। दूसरे हैं भूषण, जिनका समय काल है 1613 से 1705 तक। और मतीराम, धनानंद और सेनापति आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रश्न कि रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन थे, तो हम लिख सकते हैं केशव, बिहारी, भूषण, मतीराम, धनानंद, सेनापति आदि इस युग के, यानी कि आदि रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार थे, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे आधुनिक काल के बारे में हम देखते हैं कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली 2 साहित्य में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है। ये तो सभी भाषाएं सदियों से विकास के मामले में, यानी कि विकास के रास्ते पर कई पड़ावों से गुजरी है, कई कठिनाइयों से गुजरी है। सभी भाषाओं को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट और टीचर हूँ, तो मुझे इसके बारे में इतना तो नॉलेज है कि जितनी भी भाषाएं हिंदी और गुजराती को छोड़कर लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ, तो अगर कोई भी लैंग्वेज हो, हमारे भारत की भाषाओं को छोड़कर अलग हम दूसरी भाषाओं की भी बात करें, तो दूसरी भाषाओं को भी अनेक पड़ावों से, अनेक कठिनाइयों से इस भाषाओं की दौड़ में गुजरना पड़ा है, आगे चलना पड़ा है, लथड़ना पड़ा है, उनको कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ा है। सारी भाषाओं की बात करूं मैं, सभी भाषाओं को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, अनेक पड़ावों से वे जो सारी भाषाएं हैं वो गुजरी हैं।
तो सभी भाषाओं को मैं नमन करता हूँ और ख़ासकर अपनी हिंदुस्तानी जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग इन चारों नामों से जाना गया, वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया। अगर हम गद्य और पद्य के में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ था, ठीक है। अभी भाषाओं को दो भाग में बांटा जा सकता है, गद्य और पद्य, ठीक है। इन दोनों धाराओं में बांटा गया है भाषा को। जहाँ काव्य की अगर बात करें तो काव्य में छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग इन चारों नामों से जाना गया है। वहां पर गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल यानी कि प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग के नाम दिए गए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बहुत ही IMP प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहा जाए कि आधुनिक काल में काव्य को किन किन नामों से जाना गया है, तो हम क्या लिखेंगे? छायावादी युग, ठीक है। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक काल में पद्य को यानी कि काव्य को किन किन नामों से जाना गया है, तो लिखेंगे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, यथार्थवादी युग इन चारों नामों से आधुनिक काल में गद्य को किन किन नामों से पहचाना गया है यानी कि जाना गया है, या फिर उनको गद्य को किस किस नामों कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल यानी कि प्रेमचंद युग और अद्यतन युग, ठीक है। यह आंसर हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अद्यतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसे साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो थी ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थी कि उनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके। जैसे डायरी, यात्रा, विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा, लेखन, फिल्म, आलेख इत्यादि, ठीक है। तो अद्यतन युग के बारे में अगर मैं बात करूं तो गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ, यानी कि और भी गद्य में और भी विषयों का विकास हुआ जो पहले थी पर शायद लोगों के सामने आई नहीं थी, ठीक है। यानी ये जो विधाएं हैं यानी कि ये जो विद्याएं हैं, तो मैं बात करूं तो उसका विकास पहले था पर सबके सामने नहीं आया था, वो चरण सबके सामने नहीं आया था, इतना विकसित वो हो नहीं पाया। उनको एक अलग विधा का नाम दिया गया, ठीक है, उनको नाम अलग अलग दिया गया, उस वजह से उनको पहचाना गया कि इनमें इतने ये भी प्रकार आ सकते हैं। प्रकार थे पहले से पर वो दूसरे नामों से जाने जाते थे, वो लोगों के सामने थे पर लोगों के सामने नहीं आए थे। वो कुछ ही लोगों के पास वो प्रकार की कलाएं थी जिसमें वो लिख सकते थे, इन विधाओं को लिख सकते थे। जैसे डायरी लेखन, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा लेखन, फिल्म आदि का आलेखन, ठीक है। अभी हम नव्योत्तर काल के बारे में बात करें तो नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं। एक पश्चिम की नकल को छोड़ एक अपनी वाणी, दो अतिशय अलंकार के परे सरलता पाना, ठीक है। 3 जीवन और समाज के प्रश्नों पर असंदिग्ध विमर्श। नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं पर उसके बारे में बात करूं तो पश्चिम की नकल छोड़ के एक अपनी वाणी बनाई है, ठीक है। 2 अतिशय अलंकार से परे सरलता पाई है, ठीक है।
अतिशय अलंकारों को छोड़कर, जैसे पिछले कालों में अलंकार यूज होते थे, बहुत ही सारे अलंकार, तो इस काल में ज्यादा अलंकारों का यूज न करके उसको सरलता से सबके सामने पेश करना। और तीसरा है जीवन और समाज के प्रश्नों को असंदिग्ध विमर्श, यानी कि जीवन और समाज के जो प्रश्न हैं उसको खुलकर विमर्श, यानी कि उसको खुलकर बताने की इस काल में लोगों ने हिम्मत की है, लिखने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि जो नव्योत्तर काल है उसमें हम जी रहे हैं अभी, शायद आपको पता ना हो पर हम नव्योत्तर काल में जी रहे हैं। कंप्यूटर के आम प्रयोग में आने के साथ साथ हिंदी में कंप्यूटर से जुड़ी नई विधाओं का भी समावेश हुआ है। तो जैसे हमने देखा कंप्यूटर में भी हिंदी हम लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, तो कंप्यूटर में भी से जुड़ी नई नई विधाओं का भी समावेश इसमें होने लगा, यानी कि कंप्यूटर में भी हिंदी भाषा आम होने लगी, लोग लिखने लगे हैं कंप्यूटर में। तो उससे भी उसका, यानी कि इस काल के साथ एक और विधा जुड़ गई, जैसे चिट्ठी लेखन और जालघर की रचनाएं। हिंदी में अनेक स्तरीय हिंदी चिट्ठे, जालघर व जाल पत्रिकाएं हैं। यहाँ कंप्यूटर साहित्य केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने में लिखा जा रहा है। इसके साथ ही अद्यतन युग में प्रवासी हिंदी साहित्य के एक नए युग का आरंभ भी माना जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर के आने के बाद कौन सी विधा जुड़ गई हिंदी साहित्य में, तो हम लिख सकते हैं कि नव्योत्तर काल में कंप्यूटर के आम प्रयोग में लाने के बाद हिंदी में चिट्ठा लेखन और जालघर की जैसी रचनाओं का आम प्रयोग होने लगा। ठीक है, हिंदी की कुछ विभिन्न बोलियों के बारे में जानते हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य। अभी भाषाओं का विकास क्रम, हमने भाषा के काल तो देख लिए, हिंदी भाषा के साहित्य के बारे में हमने जानकारी ले ली, उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन। भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंश से हिंदी की ओर आते हुए भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा शैलियां जन्मी, जो हर एक भाषाओं में होता है। अगर हम गुजराती की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो सभी भाषाएं जो है वो किसी स्क्रैच से आई है, यानी कि एक खरच से प्रांत से आई है, यानी कि छोटे से प्रांत से आई है, जहां पर लोगों को पता भी नहीं था कि यह जो हम बोल रहे हैं वो आगे जाकर भाषा बनेगी। उनको तो पता भी नहीं था, वो सिर्फ उसको आवाजें निकालकर, आवाजें वो करके, इशारे करके बताते थे कि यह हम बोल रहे हैं, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, कुछ इशारों के जरिए बताते थे वो। अपभ्रंश से सारी भाषाएं जन्मी है। मेरा मानना तो यही है कि जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब अपभ्रंश से ही जन्मी है। हिंदी इनमें से सबसे अधिक विकसित थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भाषा जन्मी है वर्ल्ड में सबसे पहली जो भाषा जन्मी है संस्कृत, उसके बाद आई हिंदी और उसके बाद सारी भाषाएं जन्मी हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक विकसित जो भाषा थी वो संस्कृत के बाद हिंदी थी, अतः उसको भाषा की मान्यता मिली। अन्य भाषा शैलियां बोलियां कहलाएं, अन्य जो भाषाएं थी वो बोलियां कहलाएं। इनमें से कुछ में हिंदी के महान कवियों ने रचना की, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा और सूरदास ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रजभाषा को चुना। विद्यापति ने मैथिली में और मीराबाई ने राजस्थानी को अपनाया। यानी कि भाषाओं में भी हिंदी भाषा होने के बावजूद इन महान कवियों ने अपनी अपनी जो प्रांत की बोलियां थी उनमें लिखी, उनमें इस भाषा को फैलाया। तो इन महान कवियों ने हिंदी को भाषा का दर्जा मिलने के बाद भी उन्होंने हिंदी को
अपनी बोलियों के रूप में लिखा कि विभिन्न बोलियों का साहित्य आज भी लोकप्रिय है और आज भी अनेक कवि और लेखक अपना लेखन अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं। ठीक है, तो हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं, हिंदी भाषा बनने के बाद उसकी जो बोलियां बनी हैं, ठीक है, हिंदी जो बोलियां थी, प्रांत की जो बोलियां थी, उन्हें आज भी जो जितने भी लोकप्रिय लेखक हैं हिंदी साहित्य के, वो आज भी अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में अपनी बोलियों में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का हमारा हिंदी साहित्य का पहला पार्ट। थैंक यू वेरी मच सब सुनने के लिए। जय हिंदुस्तान।